नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग करेंगे। जो पद भाग में एक कविता और यह 32वां कविता है। दोस्तों, हम लोग का सारा कविता 31 कविता अभी तक हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके कविता देख सकते हैं। ये हम लोग का 32वां कविता है और पद भाग का यह आखिरी कविता है। तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारा कविता सीरियल से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज रिंगचिंगिया एक कविता है उसको पढ़ेंगे, जिसके कवि जी हैं प्रफुल्ल कुमार राय, और यह बेहतरीन तरीके से इस कविता को पेश किए हैं और इस कविता का नाम रखे हैं रिंगचिंगिया। और रिंगचिंगिया में दोस्तों यह झारखंड की विरासत के बारे में बताया जा रहा है कि झारखंड को हम लोग को विरासत में किस तरह से पर्यावरण मिला था, किस तरह से यहाँ की जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं वह किस तरह से हमें मिली थी, और वर्तमान में इन प्राकृतिक उपलब्धियां हम लोग को मिली थी, उन लोगों का हम लोग किस तरह से दोहन कर रहे हैं। इसी में कवि वर्तमान की परिस्थिति और पहले की परिस्थिति की तुलना करते हुए इस कविता में पेश किए हैं। कौन है कवि जी? तो कवि प्रफुल्ल कुमार राय हैं, और इन्होंने अपनी बचपन की यादों को भी ताज़ा किए हैं, जिससे हम लोग भी ये कविता पढ़ने लगते हैं तो हम लोग को भी अपनी बचपन की याद आती है कि बचपन में हम लोग किस तरह से बिना किसी टेंशन के किस तरह से खेलते खेलते शाम कर देते थे। अंधेरा हो जाता था तब भी मुझे पता नहीं चलता था कि सूरज किधर डूब गया, सूरज जाके छिप गया, और हम लोग को पता नहीं चलता था। तो यही चीज़ कवि भी इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन तरीके में है, बेहतरीन अंदाज में बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस कविता में जो जो कहा गया है उसके बारे में यही है कि जो झारखंडी विरासत है उसकी तुलना किससे की गई है। जो अपनी जीवन है उसकी तुलना रिंगचिंगिया, एक प्रकार का पपला है जिसे तितली कहा जाता है। तो रिंगचिंगिया जो तितली है वह बहुत ही खूबसूरत होता है, रंगीन होता है, बहुत ही कलरदार होता है। तो उसी से अपनी जीवन को क्या किए हैं, तुलना किए हैं कि बचपन में हम लोग की भी ज़िंदगी इसी तरह से एकदम रंगीन था, लेकिन बाद में आते आते जैसे उम्र गुजरता है तो आते आते हम लोग का जो ज़िंदगी है वह किस तरह से बेरंग हो गया है, अर्थात उदस गया है। उसी को इस कविता में दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग कविता रीड करते हैं। कविता का नाम है रिंगचिंगिया और इनके कवि हैं प्रफुल्ल कुमार राय। हम लोग कविता रीड करते हैं। आयोगे आइज मोर मन काले कांदे, सरग ठाव भूया रहे परली कोन फांदे, संग साथ गेलै कहाँ महुआ बनक सूर, कुआर रातिक धोवल चांद खोर माझेक धूर, साँझ बिहान पीपर गछे कतई चेरे बेरे, फुलसुंदरी बेरा सब गेलै कतई दूरे, करम टोली में मांदर बाजतक धातिंग ता तंग, भिनसरिया मुर्गा कर कोकरोच बांग, घाटोक धायर सिकरी जोर तक लील आकाश माझे, मनक माझे कतई सूर झनझनाए के बाजे, सूरज डूब तक पहाड़ पारे का जाइन कतई खने, कूद फुलती रिझे भैर किलई जने तने, हाँसी खेल लुका चोरी चार पियार बने, रात अंधारे भग जुगनी झकमकाल तरिंगने, आजी मोर कहनी कहतक वो है अंधारे राती, बाघ भालू डाइन बिसाहे डरे दलकत छाती, दूर बने सियार कहता कतई हुआ, आजी मोर हाइस कहतक मांगत हे रे पुआ, सरगे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हंसी, टोंगरी ऊपरे कोका दादक सूर धरतक बांसी, बन पहाड़े ढोढ़ा घाघ हद 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 बोले, निंदक घोर मन मोर सपना कर राज खोले, रानी बगैचा सेंदुरिया अम्बा कतई लाले लाले, बूढ़ा आजक कतई हाँसी हंसतक बूढ़ा गाल, जतरा लेस्तक कुंजल काका लेके मोके कांधे, छपंग नाइच भूलती धुधांग बड़ाक साथे, राम धनु कर मेला कतई कांस नदी तीरे, उमैक बहतक नदी ढोढाक धार बहतक धीरे, धक मुकैर सेमैर फूल माघ फागुन दिने, बरंडो कर झिका झोर सरई फूलक बने,
आब ऊ हाँसी कहाँ, कहाँ पगला मनक रीत, खखरा खोजेक आकुल मन, चेड़गा तैर मीत, खोपे खोप बदरीक धुंध, उधियाल मातल चले, जिंदगी तो बदरी माय, तिले तिल गले, आइज कतई दूर आली और जाब कहाँ, से दिन कर रिंग चिंगिया पेपला पावब कहाँ। तो दोस्तों इस तरह से कविता हम लोग रीड कर चुके हैं। अब हम लोग कविता में जो शब्दार्थ दिया गया है उस शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्दार्थ है फांद में पड़े, अर्थात मुसीबत में पड़ना। मुसीबत में पड़ना को दोस्तों फांद का में पड़ना बोलते हैं, ठीक है। खोर का अर्थ गांव का मुध ठाव, अर्थात गांव का प्रमुख स्थान या जगह जहां लोग इकट्ठा होके बातचीत करते हैं। तो दोस्तों जो गांव का मुख्य जगह जो होता था जनरली पहले के ज़माने में अगर देखा जाए तो अखरा ही होता था। लील अर्थ दोस्तों नीला, नीला को ही लील कहते हैं। जिस तरह से गांव देहात में अगर आप लोग जाइएगा तो आपको कहा जाएगा कि कपड़ा को नील, कपड़ा में नील डाल दो तो कपड़ा में लील डाल दो कहेगा, तो लील का अर्थ नीला होता है। भिनसरिया का अर्थ दोस्तों जो भोर का समय होता है, जिस समय मुर्गा क्या करता है, अपना कोकरोचों का बांग करता है, उसी को भिनसरिया का वक्त कहा जाता है। बिहान 4 बजे कर आसपास, जो सुबह सुबह एकदम 4-5 बजे का होता है वक्त, उसी को भिनसरिया कहा जाता है। बरंडो का अर्थ दोस्तों चक्रवात होता है, और उमैक का अर्थ होता है उमैड़ के, और पेपला का अर्थ दोस्तों पतिंगा, फतिंगा, कीड़ा या तितली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा देख चुके हैं। अब हम लोग ऊपर से एक बार देखते हैं कि ऊपर से जो भी शब्दार्थ हम लोग को चाहिए एक बार हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। सड़क ठाव मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे सड़क स्वर्ग भी होता है और चारों तरफ का एरिया को भी सड़क बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब किस हिसाब से आया है वो जब हम लोग अनुवाद करेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परली है। आखिर जो परली है, हम लोग को जो मुसीबत मिला है, फांदे का अर्थ हुआ दोस्तों मुसीबत, और हम लोग को जो मुसीबत दिया है वह कौन दिया है, तो इसी के बारे में वो कहा जा रहा है। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है। खोर माझे, तो आप लोग को माझे का अर्थ होता है दोस्तों बीच में, आप लोग को पता है। सांझ बिहान पता है। फुलसुंदरी का भी होता है दोस्तों, फुलसुंदरी होता है दिन के वक्त का, जब सूर्य निकल जाता है तभी उस वक्त को फुलसुंदरी का वक्त कहा जाता है। करमटोली एक जगह है रांची में। लील आकाश जोड़तक मतलब अर्थात दोस्तों जुड़ा हुआ, और किससे जुड़ा हुआ, सीकड़ी से अर्थात चैन से जुड़ा हुआ। और धायर का अर्थ हुआ दोस्तों एक कतार में सीकड़ी के सहारे जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अब क्या प्रतीत होता है वे हम लोग आगे देखेंगे। झनझनाए का अर्थ होता है दोस्तों झनझनाना, और सूरज का अर्थ होता है दोस्तों सूरज, और पहाड़ का अर्थ होता है पहाड़, और किलैक का अर्थ हो दोस्तों जब हम लोग बचपन में खेलते हैं और खेल में इतना मशगूल हो जाते हैं, पूरा हंसी मजाक करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उसी को किलैक कह रहा है। भगजोगनी का अर्थ होता है दोस्तों क्या, जुगनू को भगजुगनी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और तरिंगने का अर्थ होता है दोस्तों तरिंगन, और झकमकाल का कि मतलब कि तरिंगन जो है अर्थात तारा जो है वह टिमटिमा रहा है। कहनी का कहनी कहतक, अंधारी रात मतलब कि अंधेरी रात में, ठीक है। और दलतक मतलब कि छाती में दर्द देना या छाती कांप जाना, उसी को कह रहा है। हाइस का अर्थ दोस्तों हंसना। सरगे का अर्थ दोस्तों यहाँ पे पूरा चारों तरफ जो है हम लोग को क्या दिखता है, गोटा चांद दिखता है, तो इसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है। धरतक का अर्थात दोस्तों पकड़ना। अब क्या पकड़ना, और बांसी का अर्थ दोस्तों बांसुरी, बांसी का अर्थ होता है बांसुरी, और यह टोंगरी का अर्थ होता है दोस्तों पहाड़, जो पहाड़ का एक छोटा सा रूप होता है, छोटा एकदम पहाड़, उसको टोंगरी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ ये बगीचा रानी बगीचा नाम है और सिंदूरिया अम्बा नाम है। ठीक है, अम्बा का अर्थ होता है दोस्तों आम। ठीक है, और यहाँ पे तो वही कुछ भी चीज़ भी है नहीं। आगे देखते हैं। लेजतक का अर्थ दोस्तों ले जाना। ठीक है, और छपांग छपांग नाच भूलता अर्थात नाचना। जो धंग धंग धन धन नाचता है उसी को कह रहा है थपांग थपांग। धक मुकैर अर्थात दोस्तों बड़ी तेज महक के साथ जो फूल फूलता है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। और झिकझोर देना, झिकाझोर अर्थात पूरी तरह से झकझोर देना। खखरा का अर्थ दोस्तों केकड़ा होता है, केकड़ा खोजना। और चेड़गा का अर्थ दोस्तों उसी तरह का एक छोटा सा जीव होता है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। बद्री का अर्थ दोस्तों बादल होता है। ठीक है, बादल होता है और बादल किस तरह से है, खोपे खोपा है अर्थात झुंड झुंड में है। उधियाल का अर्थ दोस्तों एकदम जिस तरह से हाथी पागल हो जाता है तो एकदम इधर से उधर भाग चलता है, दौड़ चलता है, तो यहाँ पे भी उधियाल का अर्थ हुआ भागना, दौड़ना, तेजी से बहना। तो इस तरह से हम लोग पूरा शब्दार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग एक एक पद की चर्चा करते हैं और फिर उससे संबंधित हिंदी अनुवाद करते चलेंगे। चलिए हम लोग सीधे कविता में आते हैं। आइयो गे आइज मोर मन काले कांदे, सरग ठाव भूया रहे परली कोन फांदे, संग साथ गेलय कहा महुआ बनक सूरे, कुंवार रातिक धोवल चांद खोर माझेक धूर। यहाँ पे कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग, कवि जो कह रहे हैं आज मेरा मन है, अपनी किसको कह रहा है, आयोगे अपनी माँ को कह रहा है। और किस माँ को कह रहा है, तो झारखंड माँ को कह रहा है। यहाँ आयोगे अर्थात झारखंड माँ के बारे में चर्चा है दोस्तों। यहाँ पे भारत माँ की बात नहीं हो रही है, यहाँ अपनी राज्य माता की बात हो रही है। और हमारी राज्य माता जो है वह झारखंड है अर्थात नागपुर है। तो इसी नागपुर को कह रहा है, कवि जी कह रहे हैं कि आयोगे आज मोर मन काले कांदे, अर्थात आज मेरा मन क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। सरग ठाव भूया रहे, और सारा जगह पहले हम लोग का पूरी तरह से मैदान था। यहाँ पे दोस्तों जगह का बात हो रहा है। ठीक है, जगह भी बोल सकते हैं और स्वर्ग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग स्वर्ग से लेंगे तो स्वर्ग में क्या होगा कि पहले जो नागपुर का हर एक जगह था, हर एक भूया का अर्थात दोस्तों जगह होता है, जमीन होता है। तो जो हम लोग का पूरा जमीन जो था वह स्वर्ग के समान लगता था। लेकिन इस स्वर्ग समान झारखंड में कहाँ से मुसीबत का पहाड़ आ गया। और यह मुसीबत कौन लाया है, कौन इस तरह का मुसीबत को यहाँ लेके आया है। और इस साथ ही साथ अपना बचपन को याद करके कवि कहते हैं कि संग साथ गेलय कहाँ, और जो हम लोग का संग साथ लोग जो बचपन में यहाँ रहते थे वे लोग आखिर गए कहाँ। और महुआ वन का सूर जो महुआ का वन होता था, और उसमें जो महुआ का जो फूल का सुगंध जो चारों तरफ फैलता था, आखिर वह सब गया कहाँ। कुंवार रातिक धोवल चांद खोर माझेक धूर। और यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग कुंवारा थे, तो जिस तरह से हम लोग उधेड़बुन मचाते थे, जिस तरह से हम लोग खेल कूद करते थे, जो मुख्य जगह जो हम लोग का था खेल कूद करने का, तो वहाँ पे जो हम लोग चांदनी रात की तरह वहाँ पे जो खेल कूद करते थे और वहाँ धूल उड़ाने लगते थे, इतना हम लोग खेलते थे कि धूल उड़ने लगता था, आखिर वह सब गया कहाँ। तो ये सब अफसोस कर रहे हैं कवि। चलिए इसको हिंदी वाक्य में हम लोग देखते हैं। कवि अपने बचपन की याद करके झारखंड माँ को कहते हैं, माँ मेरा मन आज क्यों रो रहा है, इस स्वर्ग जैसे झारखंड को विकास के नाम पर कौन बर्बाद कर रहा है। यहाँ के प्रकृति को जिसमें बचपन में संग साथियों के साथ रहते थे, खेलते थे, लुत्फ उठाते थे, वे सब के सब कहाँ चले गए। यहाँ महुआ के वन में जो प्रकृति को रसाबोर करता था अपनी सूर से, और वह चांदनी रातों की मस्ती तथा गली कोचे जिसमें हम लोग खेला करते थे, धूल उड़ने तक, अब ये सभी प्राकृतिक सौंदर्य व मस्ती कहाँ गया। यही सब को सोच सोच के कवि क्या करते हैं, रोते हैं। इस तरह से पहला पद का हम लोग का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरा पद देखते हैं।
सांझ बिहान पीपर गछे कतई चेरे बेरे, फूल सुंदरी बेरा सब गेलै कतई दूरे, करम टोली में मांदर बाजतक धातिंग तातंग, भिनसरिया मुर्गा कर कांकरोचे बांग। तो दोस्तों यहाँ पे कवि आगे कह रहे हैं कि हम लोग का जो झारखंड था इस तरह से प्रकृति से भरा पूरा था कि वहाँ सुबह और शाम, सांझ और बिहान अर्थात सुबह और शाम सारे पेड़ों में, लेकिन यहाँ पे स्पेशली एक पेड़ की बात की गई है, वह पेड़ है पीपर। पीपर अर्थात पीपल का पेड़। तो उस पीपल के पेड़ में कितना चिड़ियों की चहचहाहट होती थी, चिड़िया कितना वहाँ बैठ के चेरे बेरे की चहचहाहट करते थे। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी, जैसे ही सूर्य निकलती थी, तो वह लोग कितना दूर चले जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चिड़िया है। तो यहाँ पे फुलसुंदरी का अर्थ दोस्तों क्या होता है? फुलसुंदरी का अर्थ होता है दिन, अर्थात सूरज निकलने के बाद का वक्त को दिन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फुलसुंदरी बेरा सब गेलै कतई दूर, जब सूरज निकल जाता था तो उससे के उपरांत वे चिड़िया कहाँ चले जाते थे, कितना दूर जाते थे, पता भी नहीं चलता था। और रांची में एक करम टोली जो जगह है वहाँ पे क्या बजता था? मांदर बजता था। और वह किस राग में बजता था? धतिंग तातंग बजता था। तो कितना सुहाना लगता था। ऐसा मेरा नागपुर था। और इस नागपुर में जो भिनसरिया अर्थात भोर के समय में मुर्गा की, कॉकरोचों को आवाज़ सुनने को मिलता था। लेकिन वर्तमान में यह सब प्राकृतिक जो हम लोग को सुनने मिलता था, यह सब कहाँ गया? इसी को लेके कवि अपना दुख प्रकट करते हैं। चलिए हिंदी में देखते हैं इसको। कवि यहाँ झारखंड के गांवों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह व शाम के वक्त पीपल पेड़ में किस तरह से चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी, लेकिन दिन चढ़ते ही अर्थात सूरज के निकलने के बाद वे लोग अपने दाना पानी की वजह से कितने दूर चले जाते थे। तथा करम टोली में मांदर की ताल जब बजती थी, धातिंग तातंग, वह भोर के समय मुर्गों की बांग, कोकरोचो, तो यह कितना सुहाना लगता था। यही था मेरा नागपुर। अगला पद देखते हैं। घाटोक धायर सिकरी जोर तक, लील आकाश माझे, मनक माझे कतई सूर झनझनाए के बाजे, सूरज डूब तक पहाड़ पारे का जाइन कतई कहने, कूद फुलती रिझे भैर किलई तन जने तने। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कवि जी आगे इन प्राकृतिक घटाओं का वर्णन करते हुए कितना बेहतरीन तरीके से इस कविता को पेश किए हैं। इसका नमूना हम लोग को इस पद भाग में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कवि कह रहे हैं घाटोक एक प्रकार का पक्षी है जो आकाश में बहुत ही ऊंचाई पे उड़ती है। और यह पक्षी जो है जब आकाश में क्या होती है, एक कतार बना के उड़ती है। जब उड़ती है तो लगता है एक कतार में उड़ रही है, और क्या है, सिकड़ी जोर तक। और वहाँ पे लगता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या चैन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। किस आकाश में? नीले आकाश के बीच में ऐसा प्रतीत होता है। नीले आकाश के बीच में जब घाटों पक्षी उड़ती है तो ऐसा लगता है कि वह एक कतार में सिकड़ी से जुड़ा हुआ है और उड़ रही है। मनक माझे कतई सूर झनझनाए के बाजे। और वे लोग जब उड़ते हैं तो उन लोगों की पंख की जो झनझनाहट होती है वह इतना बजता है, इतना खूबसूरत लगता है कि मत पूछिए, कि एकदम मन को लुभाने लगता है, एकदम झनझना के बजता है। तो ये इसी के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। सूरज डूब तक पहाड़ पाड़े का जैन कतई खाने। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सूरज जो होता है वह पहाड़ के पीछे जाके छिप जाता था, और कितना समय वो छिपता था इसका भी हम लोग को अंदाज़ा नहीं मिलता था। क्यों अंदाज़ा नहीं मिलता था? क्योंकि हम लोग खेलने में इतना मशगूल रहते थे, इतना व्यस्त रहते थे कि सूरज डूबने तक का हम लोग को अंदाज़ा नहीं होता था। कूद फुलती रिझे भैर किलैक जने तने। और हम लोग सिर्फ कूद चलते थे, इधर से उधर क्या करते थे, उछल कूद मचाते रहते थे, और चिल्ला चिल्ली करके हम लोग जिधर तिधर भागते उगते रहते थे। और इस समय सूरज कब पहाड़ के पार में जाके छिप जाता था उसका भी अंदाज़ा नहीं मिलता था। तो सोचिए ऐसा नागपुर या ऐसा झारखंड की प्राकृतिक सौंदर्य था हमारे झारखंड में।
लेकिन वर्तमान में यह सब कहाँ से छिप गया है, अर्थात इसमें कौन सी मुसीबत आ गई है जो इस तरह की प्राकृतिक सौंदर्य हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। चलिए हिंदी में देखते हैं इसको। घाटोक एक प्रकार का चिड़िया है जो कि नीले आकाश में क्या करती है, आकाश में इस तरह से उड़ते थे कि लगता था वे एक कतार में एक दूसरे से चैन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि सिकड़ी अर्थात चैन होता है, सिकड़ी को ही चैन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और उड़ने से एक प्रकार की झनझनाहट वाली सुर निकलती थी। आगे कहते हैं कवि, सूरज कब पहाड़ों में छिप जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। क्यों पता नहीं चलता था? क्योंकि हम सभी संग साथी उछलते कूदते व चिल्लाते हुए खेलने में मशगूल रहते थे, जिससे समय का पता नहीं चलता था और सूरज डूबने तक का ज्ञान नहीं होता था। अगला पद देखते हैं हम लोग दोस्तों। हंसी खेल लुका चोरी चार पियार बने, रात अंधारे भगजुगनी झगमकाल तरिंगने, आजी मोर कहनी कहतक वोहे अंधार राती, बाघ भालू डायन बिसाही डरे दलकत छाती। यहाँ पे जो मेरी दादी थी वह दादी क्या करती थी, हम लोग को कहानी भी सुनाती थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। हंसी खेल लुका चोरी, हम लोग हंसी खेल में क्या क्या खेल खेलते थे, लुका चोरी का खेल खेलते थे, और चार पियार अर्थात किसका, चोर और पुलिस का भी खेल खेलते थे। हम लोग लुका चोरी, लुका छिपी और चोर और पुलिस का भी खेल खेलते थे हंसी हंसी में। और जब रात अंधार जो हो जाता था अर्थात अंधेरी रात जब हो जाती थी तो इस तरह से जुगनू चमकती थी कि मत पूछिए। वह एक देखने में एकदम सुहावना लगता था, मन को एकदम मोह लेता था। इस तरह से जुगनू की चमक होती थी। और साथ ही साथ जुगनू की चमक तो रहती ही थी, साथ में जो तारे होते थे वह एकदम क्या करते थे, बहुत ही टिमटिमाने लगते थे, जो पूरी धरती को झकमका देते थे अर्थात उजाला कर देते थे, जिससे प्रकृति और भी सौंदर्य लगने लगती थी। और इसी बीच वही अंधार रात जो था, अंधेरी रात में मेरी आजी अर्थात मेरी दादी मुझे क्या कहती थी, कहानी सुनाती थी। और कहानी क्या, किस चीज़ की कहानी सुनाती थी, तो बाघ और भालू की कहानी सुनाती थी, साथ ही साथ डाइन और बिसाही की भी कहानी सुनाती थी, जिससे मैं डर जाता था और डर के मेरे सीने में खलबली मच जाता था। इसी के बारे में कवि जी कह रहे हैं। चलिए हिंदी में देखते हैं इसको। हम लोग बचपन में हंसते खेलते हुए विभिन्न प्रकार के खेल जैसे लुका चोरी, लुका छिपी और चोर सिपाही आदि खेलते। शाम का समय जब होता था तो अंधेरी रातों में जुगनू की रोशनी और तारों की टिमटिमाहट देखने को मिलती थी। उसके बाद घर में दादी माँ से कहानी भी सुनने को मिलता था, और वह कहानी बाघ भालू तथा डाइन व बिसाही से संबंधित होता था, जिसे सुनने के बाद डर से हालत खराब हो जाता था। और लेकिन अब तो वह दिन भी नहीं रहा, वह प्राकृतिक सौंदर्य भी नहीं रहा, और अब तो हमें ये सब देखने और सुनने और करने का समय भी नहीं है। अगला पद देखते हैं दोस्तों। यह है अगला पद। दूर बने सियार कहता है कतई हुआ, आजी मोर हाइस कहतक मांगत है रे पुआ, सरगे उगतक गोटा चांद धोवा लुकर हासी, टोंगरी ऊपरे कोका दादक सूर धर तक बांसी। यहाँ पे आगे कवि जी क्या कह रहे हैं, कवि जी इसकी प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से भरे पड़े झारखंड के बारे में, गाँवों का चर्चा कर रहे हैं कि वन में किस तरह से प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक सौंदर्य भरी हुई है, और सभी जानवर जो है अपने अपने दिनचर्या में किस तरह से मशगूल रहते थे, किस तरह से व्यस्त रहते थे और सभी एक साथ रहते थे, उसी के बारे में बताया गया है। दूर वन जो था, दूर वन अर्थात दूर वन में क्या सियार रहता था। सियार एक जानवर है दोस्तों। वह सियार जो है वह क्या करता था, रात में क्या चिल्लाता था, हुआ का आवाज़ निकालता था। और उस हुआ का आवाज़ सुन के जो मेरी दादी थी वह हंसते हुए कहती थी मुझे कि देखो रे,
देखो चौआ, देखो बाबू, यह जो होशियार है वह क्या कर रहा है, हुआ हुआ कह के क्या मांग रहा है, पुआ मांग रहा है। पुआ मांगने के लिए ही वह हुआ हुआ चिल्ला रहा है। ऐसा दादी मुझे हंसाने के लिए कहती थी। और सरगे उगता गोटा चांद, और चारों तरफ जो है वह गोटा चांद उगता, अर्थात पूरा चांद दोस्तों, आधा चांद नहीं, पूरा चांद उग जाता था, जिससे पूरी तरह से यह जो अंधेरी रात थी वह चांदनी में बदल जाती थी, चांदनी रात में बदल जाती थी। कैसे चांदनी रात में बदल जाती थी, धोवा लुकर हंसी। जिस तरह से गोटा चांद जब निकलता था तो लगता था कि चांद जो है वह हंस के निकल रहा है, लगता है कि वह नहा धो के निकला है और हंसते हुए आया है। तो वह चांद की रोशनी जो है वह हंसते हुए प्रतीत होती थी। ऐसा हम लोग को कब लगता था, जब रात में पूरा चांद निकलता था तो चांद की रोशनी ऐसा महसूस होता था। और टोंगरी ऊपरे कोका दादा सूरधर तक बांसी, और जो टोंगरी था अर्थात छोटा पहाड़ था, उसके ऊपर जो मेरा एक दादा थे, कौन सा दादा थे, तो वह थे कोका दादा। दोस्तों नाम है कोका दादा, इसलिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो आप लोग सोचिएगा कोका आखिर कैसे कुछ करेगा। तो यहाँ कोका उस दादा का नाम है। तो कोका दादा जो है वह क्या धरते, अपना बंसी पकड़ते और बंसी का सूर को पूरी तरह से वह क्या करते, वहाँ पे निछावर कर देते, अर्थात पूरे सूर जो बंसी की सूर है वह पूरी तरह से वहाँ पे उस इलाके में गूंजने लगती थी। चलिए हिंदी में देखते हैं हम लोग। कवि आगे कहते हैं, पहले झारखंड वनों से भरा पूरा था, जिसमें रात के समय सियार की आवाज़ हुआ हुआ कानों में गूंजती थी, जिसे सुनकर दादी माँ कहती थी, देखो सियार हुआ हुआ कह के पुआ मांग रहा है। और जब रात को गोटा चांद निकलता था और अपनी रोशनी बिखेरता था तो लगता था वह मुस्कुरा रहा है। इसी बीच टोंगरी के ऊपर से कोका दादा अपनी बंसी की सूर छोड़ते थे और पूरे इलाके को अपनी सूर में रंग देते थे। अगला पद दोस्तों, बन पहाड़े ढोढ़ा घाघ हद 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 बोले, निंदक घोरे मन मोर सपना कर राज खोले, रानी बगीचा सिंदूरिया अम्बा कतई लाले लाल, बूढ़ा आज तक कतई हंसी हंस तक बूढ़ा गाल। यहाँ पे कह रहा है कि झारखंड जो था वह वन पहाड़ से घिरा हुआ था, और उस वन पहाड़ से जब सामने नदी गुजरती थी तो नदी जब कहाँ से गुजरती थी, जो ढोढ़ा अर्थात बड़ा बड़ा गड्ढा था, और घाघ अर्थात बड़े बड़े खड्डर थे, गड्ढा और खड्डर से जब नदी गुजरती थी तो क्या होता था, हद हद का आवाज़ निकलती थी। किससे, जब वन और पहाड़ के बीच जो खड्डर और बड़े बड़े गड्ढे होते थे वहाँ से जब नदी निकलती थी तो क्या होता था, हद हद की आवाज़ आती थी। और यह हद हद की आवाज़ हम लोग को दोस्तों कहाँ पे, सपना में हम लोग का ऐसा हमको सपना में लग रहा है कि मैं सपना में ऐसा देख रहा हूँ, निंदक घोरे मन मोर सपना कर राज खोले। और मैं ये जब सब सोच रहा था कि इस तरह से मेरा सौंदर्य था, मेरा झारखंड का प्राकृतिक सौंदर्य पहले हम लोग को था, हम लोग को विरासत में इस तरह का सौंदर्य मिला था, लेकिन अभी सिर्फ यह सब हम लोग का क्या होता है, एक सपना की तरह होता है जो हम लोग नींद में देखते हैं। और जैसे ही जगते हैं अर्थात हम लोग जब वास्तविकता में आते हैं तो देखते हैं कि ना तो नदी दिख रही है और ना ही पहाड़ और गड्ढे और खड्डर और ना ही पेड़ पौधे, इस तरह के कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए कवि ये यहाँ पे कहे हैं कि यह निंदक घोरे मन मोर, यहाँ पे ये सब जो हम लोग सोच रहे थे हम, तो मुझे लग रहा था कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, सपना में देख रहा हूँ। लेकिन जैसे ही नींद खुलता है, नींद आँखों से हटती है तो लगता है कि यह सब एक सपना रह गया है। इसी बीच कवि आगे कहते हैं, क्या हम लोग को याद है उस रानी बगीचा अर्थात रानी बगीचा का जो एक आम होता था, सिंदूरिया आम का नाम है दोस्तों यहाँ पे सिंदूरिया आम, और वह कितना लाल लाल हुआ करता था। एकदम यह सिंदूरिया आम जो था बड़ा बड़ा और लाल लाल होता था।
और बूढ़ा आजक कतई हंसी हंसतक बूढ़ा गाल। और यहाँ पे फिर कवि जी आगे कह रहे हैं और जो मेरे बूढ़ा दादा है वह कितना हंसेंगे और उनका गाल जो है वह एकदम बुढ़ापा में पिचक गया है, तो यह अपनी इस बूढ़ा हुआ गाल पिचका हुआ गाल को लेके कितना हंसेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं वाक्यों में। आगे कवि कहते हैं झारखंड में वन और पहाड़ों के बीच में बड़े बड़े गड्ढे व खड्डर से जब नदियाँ गुजरती थी तो हद हद की आवाज़ आती थी। ये सब सोचते सोचते कवि कहते हैं जैसे मैं गहरी नींद में हूँ और यह सब सपने में देख रहा हूँ। और वह रानी बगीचा का सिंदूरिया आम जो कि लाल लाल था। इसी बीच कहते हैं कवि जो बूढ़ा दादा थे जिनका पिचका हुआ गाल जिसमें वह कितना हंस पाते, यह सब मुझे याद आता है। अगला पद देखते हैं दोस्तों। जतरा लेस्तक कुंजल काका लेके लेके मोके कांधे छपंग छपंग नाच भूलती धुधांग बड़ाक साथे रामधनु कर मेला कतई कांस नदी तीरे उमैक बहतक नदी ढोढ़ाक धार बहतक धीरे। हाँ दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जतरा अर्थात मेला, मेला मुझे कौन ले जाता था, तो मेला मुझे कौन ले जाता था, जो कुंजल काका थे वह मुझे मेला ले जाते थे। कैसे ले जाते थे, लेके मुके कांधे, मुझे कांधे पे बैठा के मुझे जतरा ले जाते थे अर्थात मेला ले जाते थे कुंजल काका। और जब वो कांधे पे मुझे ले जाते थे तो छपंग छपंग नाच भूलती दुधांग बड़ाक संगे। और जब मेला में जो नृत्य होता था, जो रसिक लोग वहाँ पे नृत्य करने लगते थे, उन लोगों के साथ क्या होता था कि उन लोगों के साथ हम लोग क्या करते थे, नृत्य करने लगते थे अर्थात नाचने लगते थे। किसके साथ, वहाँ पे जो भी रसिक वगैरह या नृत्य करने वाले लोग थे उन लोगों के साथ। किसके साथ हम गए थे जतरा अर्थात मेला, तो कुंजल काका के साथ उनके कांधों पे बैठ के, और कांधे में ही जब कुंजल काका छपंग छपंग नाच जाते तो यह मुझे देख के बड़ा ही सुहावना लगता था और बड़ा ही मन आनंदित हो जाता था। और दोस्तों आगे फिर कवि कह रहे हैं रामधनु कर मेला, जो रामधनु का मेला लगता था, मेला का नाम है रामधनु, वह रामधनु का मेला जो है वह कितना सुहावना लगता था, कितना अच्छा लगता था। रंग बिरंगे सामान वहाँ मिलते थे, तरह तरह के लोग मिलते थे, नए नए कपड़े, रंग बिरंगे झूला वगैरह सभी चीज़ वहाँ देखने को मिलता था। और वह जो रामधनु का जो मेला था वह कांस नदी के किनारे पे लगता था। यह सब अब मुझे याद आती है क्योंकि अब यह सब देखने को नहीं मिलता है। उमैक बहतक नदी, और जो कांस नदी के तीरे जब हम लोग जाते थे और देखते थे कि नदी की जो पानी है वह बहुत ही तेज़ बहती थी, एकदम बहुत ही ज़ोरदार ढंग से बहती थी। ढोढ़ाकदार बहतक धीरे, और जो ढोढ़ा का धार था अर्थात जो बड़े बड़े नाले थे उनका जो पानी था वह बहुत ही धीरे धीरे बहता था। चलिए इसे हम लोग हिंदी वाक्य में देखते हैं। कवि आगे कहते हैं मुझे कुंजल काका अपने कंधों में बैठाकर मेला दिखाने ले जाते थे, जहां मैं काका के साथ छपांग छपांग नाचते और घूमता था। वह दिन भी याद है मुझे जब कांस नदी के किनारे रामधनु का मेला लगता था, जिसमें उस नदी का बहाव बहुत ही तेज रहता था, लेकिन जो नाला ढोढ़ाक था उसका जल धीरे धीरे बहता था। वह सब मुझे याद है, वह बचपन की यादों को यहाँ पे कवि ताज़ा कर रहे हैं। चलिए अगला पद देखते हैं। यह सेकेंड राष्ट्र पद है दोस्तों। धक मुकैर सेमैर फूल माघ फागुन दिने बरंडो कर झिका झोर सरई फूलक बने आब ऊ हासी कहाँ कहाँ पगला मनक रीत खखरा खोजे आकुल मन चेड़गा तैर मीत। यहाँ पे कवि जो कह रहे हैं कि जो सेमैर का फूल जो होता है अर्थात सेमल का जो फूल होता है वह इतना धकमुका के अर्थात उसका सुगंध इतना तेज आता था, क्योंकि वह एक ही साथ में निकलता था। वह फूल एक ही वक्त में आता था और तेजी से आता था, और उसका सुगंध जो है पूरी तरह से इस धरती को क्या कर देता था, अपनी सुगंध में रंग देता था। तो इसीलिए, और वह कब फूलता था, तो वह माघ और
फागुन के महीनों में फूलता था। और यहाँ दोस्तों जो बरंडो है अर्थात जो चक्रवात है, जो एक प्रकार का तूफान है, वह क्या करता था, झिकझोर देता था किसको, सरई का जो फूल का वन था, जो वन था जिसमें सरई का फूल लगा हुआ था, उस फूल को झकझोर देता था अर्थात उसे झड़ा देता था। कौन, चक्रवात अर्थात तूफान। अब वो हंसी कहाँ और अब वो हंसी कहाँ जो हम लोग यहाँ पे इस जगह में बचपन में दिल खोल के हंसते थे, अब वह हंसी कहाँ गायब हो गई है, अब वह हंसी देखने को नहीं मिलती है। कहाँ पगला मनकृत, और जिस तरह से हम लोग खेल में पूरी तरह से पगला जाते थे अर्थात पागलों की तरह खेलने में हम लोग व्यस्त रहते थे, वह सब अब पगला के जैसा रीत कहाँ है। अब लोग अपने आप को सभ्य दिखाने में लग गए हैं और सभ्य दिखाने के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, अपनी प्राकृतिक भरीपूर्ति वाले वनों को हटाने में व्यस्त हो गए हैं। तो यहाँ पे आगे कवि फिर कहते हैं, खखरा खोजे अकुल मन चिड़गा तैरमीत। और हम लोग जो है केकड़ा खोजने में हम लोग का मन इतना व्याकुल रहता था कि मत पूछिए। हम लोग एकदम पूरी तरह से एकदम क्या बोलते हैं, एकदम गहरी निगाह लगा के जो केकड़ा होता था वह खोजने निकल जाते थे संग साथ के साथ, लेकिन अब वह दिन देखने को नहीं मिलता है। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। फागुन माह में सेमल का फूल पूरे फिजा में छा जाती थी तथा सरई का फूल पूरे बरामदा को झकझोर देती थी अर्थात पूरे जो चक्रवात था उसको, जो तूफान था उस सरई के फूल को झकझोर देता था। अब वह दिन कहाँ है जिसमें हंसी खुशी और पागलों की तरह खेल में मस्त, यहाँ तक कि केकड़ा खोजने का मन तो अकूल है, लेकिन अब यहाँ चेड़गा अर्थात एक कीट तक मिलना मुश्किल है, ऐसा कवि कह रहे हैं। अगला पद दोस्तों, और यह इस कविता का लास्ट पद है। खोपे खोप बद्रिक धुंध उधियाल मातल चले, जिंदगी तो बद्री माय तिले तिल गले, आइज कतई दूर आली और जाब कहाँ, से दिन कर रिंग चिंगिया पेपला पावब कहाँ। यहाँ पे कवि जी आगे कह रहे हैं कि मैं इस जो पिछली ज़िंदगी गुजार चुका हूँ उस ज़िंदगी को याद करते हुए यहाँ पे कवि कहते हैं, उसी से इसकी तुलना करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। खोफे खोपा बद्रिक धूर अर्थात जो बादल है, वह बादल का जो धुंध है वह पूरे तरह से गुच्छे गुच्छे में है और पागल हाथी की तरह अर्थात मतवाले की तरह वह एकदम तेजी से इधर उधर दौड़ रहा है अर्थात बह रहा है। कौन, बादल जो गुच्छे में है, धुंध गुच्छे का धुंध बना हुआ है, वह एकदम तेजी से बह रहा है। जिंदगी तो बद्री माय तिले तिल गले, और जो मेरा जिंदगी है वह भी क्या हो रहा है, इस बादल की तरह जो है मेरी जिंदगी भी है वह धीरे धीरे गुजर रही है इसी बादल की तरह। तो यहाँ पे बादल जो है बद्री माय अर्थात यहाँ पे उसी बादल से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते हुए कवि कहते हैं, जिस तरह से बादल उधियाल चल रहा है वैसे ही हम लोग की ज़िंदगी भी जो है वह भी बादलों की तरह गुजर रही है और यहाँ से वहाँ अकबका के भाग रही है। आज कतई दूर आली और जाब कहाँ, और यहाँ पे कवि आगे कह रहे हैं, और इस बादल की तरह जो हम लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं, तो इसी में कवि आगे कहते हैं कि आज तो हम लोग आज कितना दूर आए हैं और जाना भी कहाँ है इसके बारे में भी पता नहीं है। जिस तरह से बादलों को पता नहीं होता है कि मैं यहाँ से उठा हूँ और जाऊँगा कहाँ और कहाँ बारिश करा के कहाँ ख़त्म हो जाऊँगा, बादल को पता नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ कवि अपनी ज़िंदगी को भी बता रहे हैं कि ठीक वैसा ही हम लोग की ज़िंदगी भी जो है आज हम लोग कितना दूर तक पहुँचे हैं और जाना कहाँ है इसका भी अंदाज़ा नहीं है। से दिन कर रिंग चिंगिया पेपला पावब कहाँ, और कवि आगे अफसोस करते हुए कहते हैं कि आखिर बचपन में जो हम लोग के साथ रिंग चिंगिया एक पेपला था अर्थात एक प्रकार का कीट अर्थात एक प्रकार का तितली जो था वो रंग बिरंगा था, उस तरह का रंग बिरंगा दिन कहाँ नसीब होगा। इसी के बारे में कवि आगे कहते हैं। चलिए हिंदी में देखते हैं इसको। झुंड झुंड में बादलों का धुंध तेजी से मतवाले चाल में चलती है, लेकिन जो जिंदगी है वह आकाश माँ की तरह धीरे धीरे चलती है और अपना हिसाब करती है कि आज कितना दूर आए और अब जाना कहाँ है।
और उस रिंगचिंगिया जैसा सुंदर व प्यारा तितली कहाँ मिलेगी। अर्थात उस प्यारा अर्थात अपनी ज़िंदगी के बारे में कहा जा रहा है कि उस रिंगचिंगिया जैसा जो हम लोग का बचपन में जो जिस तरह से अपना सुहावना मौसम होता था, खेल कूद में व्यस्त होते थे, पूरा तरह से प्राकृतिक जो सौंदर्य था वह भरा पूरा था, उस तरह की ज़िंदगी अब हम लोग को दोबारा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी, इसी की अफसोस करते हैं कवि जी। चलिए दोस्तों, इस तरह से अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को यह हिंदी अनुवाद रिंगचिंगिया कविता का कैसा लगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही इसे लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, रिंगचिंगिया शीर्षक रचना कौन पद विद्या में आए है। तो दोस्तों रिंगचिंगिया कविता जो है वह कौन विद्या में आए है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है महाकाव्य में, दूसरा है गीत में, तीसरा है कविता में और चौथा है गद्य गीत में। तो दोस्तों यह कविता में दिया गया है क्योंकि यह कविता का हम लोग पढ़ रहे हैं और कविता में आज हम लोग का यह 32वां और आखिरी कविता है बनकेवरा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रफुल्ल कुमार राय आपन पद रचना में के सरग ठाव भूया कई है। तो दोस्तों यहाँ पे सरग ठाव अर्थात अपनी स्वर्ग की माता अपना स्वर्ग किसको कहा है, स्वर्ग ठाव भूया अर्थात अपना स्वर्ग का भूमि किसको कहा है। तो दोस्तों जहाँ पे लोग जन्म लेता है तो जन्मभूमि को कहा गया है। तो जन्मभूमि में अगर आप झारखंड में जन्म लिए हैं तो आपकी जन्मभूमि झारखंड होगी। अगर आप भारत देश के किसी भी राज्य में हुए हैं तो उस देश की होगी। और अगर पूरी अगर हम लोग देखेंगे तो यह भारत देश ही हमारी जन्मभूमि है। भारत देश में हम लोग झारखंड के राज्य में हैं और झारखंड राज्य में रांची से हम हैं, तो इसीलिए मेरी जो जन्मभूमि है वह रांची कहलाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रफुल्ल कुमार राय अपन कविता में का पावेक चाहे ना। जो प्रफुल्ल कुमार राय है इन कविता के लेखक, तो वह क्या पाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। तो दोस्तों कवि जो है वह लास्ट पद में दिया हुआ है कि वह रिंगचिंगिया पेपला अर्थात रिंगचिंगिया जो तितली है उसको पाने की क्या रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रिंगचिंगिया कविता का रचनाकार कौन है का। तो दोस्तों इससे पहले ही चर्चा हो चुका है कि जो रिंगचिंगिया कविता है उसके रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का आप लोगों को सभी को उत्तर पता है, प्रफुल्ल कुमार राय रिंगचिंगिया कविता के कवि जी हैं। अगला, फुलसुंदरी कौन बेरा के कहल जाएला। फुलसुंदरी जो है वह किस वक्त को कहा जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दिन को, दूसरा ऑप्शन है रात को और चौथा ऑप्शन है भिनसरिया अर्थात भोर को और तीसरा ऑप्शन है सांझ अर्थात शाम को। तो दोस्तों जो दिन का समय होता है उसे ही फुलसुंदरी का वक्त कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सांझ बिहान पीपर गछे कौन चेरे बेरे करैना। तो दोस्तों जो सुबह और शाम था वह पीपल के पेड़ में कौन जो है वह चेरे बेरे का आवाज करता है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है चराई, दूसरा ऑप्शन है परेवा अर्थात कबूतर, तीसरा ऑप्शन है कौआ और चौथा ऑप्शन है सुगा अर्थात तोता। तो दोस्तों जो चिड़िया है, चिड़िया अर्थात चराई जो है वह चेरे बेरे की आवाज निकालती है। कहाँ, सुबह और शाम पीपल के पेड़ में। अगला प्रश्न, मांदर कहाँ बाजे की बात होले है। कविता में जो मांदर बजने की बात हुई है वह कहाँ बजने की बात हुई है आपको बताना है। तो दोस्तों यह करम टोली में बजने की बात हुई है जो रांची में है। कचहरी से आगे आप लोग बढ़िएगा तो करम टोली मिलेगा। तो यहीं पे करम टोली में, कहाँ पे, करम टोली में मांदर बजने की बात हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला दोस्तों, मुर्गा कर कोकरोचो बांग कौन बेरा करैना। जो मुर्गा है वह कोकरोचों का बांग किस वक्त करता है। पहला ऑप्शन है रात के समय, दूसरा ऑप्शन है भिनसरिया के समय अर्थात भोर के समय, तीसरा है बिहान अर्थात सुबह के समय और चौथा है दिन के समय। तो दोस्तों जो कोकरोचों का बांग है जनरली मुर्गा लोग सुबह सुबह अर्थात भोर के समय में करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, कौन आकाश माझे सिकरी जोड़ तक
जोरल तैर उड़ेला, कौन जो है आकाश के बीच में सिकड़ी के जैसा, सिकड़ी जोड़ के अर्थात चैन से जुड़ा हुआ जैसा उड़ता है। पहला ऑप्शन है परेवा, दूसरा ऑप्शन है चरई, तीसरा ऑप्शन है घाटो और चौथा ऑप्शन है मोर। तो दोस्तों यहाँ पे जो घाटो पंछी है वह घाटो अर्थात वह चील को कह रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे घाटो जो पंछी है वह सिकड़ी जोड़ के आकाश के बीच में उड़ती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, सूरज कौन पारे डूबैना, जो सूरज है वह किसके पीछे जाके डूबता है अर्थात छिप जाता है। तो दोस्तों हम लोग का देख चुके हैं कि बचपन में हम लोग खेलने में इतना व्यस्त थे कि सूरज जब पहाड़ के पीछे जाके छिपता था अर्थात डूब जाता था तो उसका भी समय का अंदाजा हम लोगों को नहीं होता था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए पहाड़ पारे। अगला प्रश्न, मोके कहानी कौन सुनात रहे, कवि यहाँ कह रहा है मुझे कहानी कौन सुनाती थी। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी जो है वह दादी माँ सुनाती थी अर्थात आजी सुनाती थी। आजी को ही दादी कहा जाता है, तो यहाँ पे आजी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आजी। अगला प्रश्न, कौन हुआ हुआ करके गगात रहा है, कौन जो है हुआ हुआ करके, गगात का अर्थ दोस्तों चिल्लाना, कौन हुआ हुआ करके चिल्लाता था। तो दोस्तों हम लोग जान चुके हैं कविता के माध्यम से जो सियार था वह हुआ हुआ कह के जब चिल्लाता था तो दादी माँ कहती थी, वह जो सियार है वह हुआ हुआ कह के हम लोग को हंसाने के लिए कहती थी कि वह जो सियार है हुआ हुआ कह के पुआ मांग रहा है। अगला प्रश्न, अंधारी रात का झकमकात रहा, अंधारी रात जो है अंधेरी रात में क्या झकमकाता है अर्थात झकमका के कौन रोशनी देता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तरिंगन अर्थात तारा। जो तारा है वह जो है क्या करता है, स्टार जो है वह झकमका के रात के समय को सुहावना बना देता है। अगला प्रश्न, टोंगरी ऊपरे से कौन सूर धर तक रहे, टोंगरी के ऊपर से कौन सूर धर तक रहे अर्थात कौन सूर बजाता था अर्थात कौन सूर जो है वह छोड़ता था, आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो कोका दादा था वो उन्हीं के द्वारा क्या करता था, क्या किया जाता था, बंसी लेके टोंगरी के ऊपर चढ़ के और वह अपनी बंसी की आवाज़ से पूरे जगह को, उस पूरे एरिया को क्या करते थे, बंसी की धुन में नचाने लगते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों कोका दादा। अगला प्रश्न 15वां नंबर का प्रश्न दोस्तों, कौन बगीचा कर सिंदूरिया आंबा लाले लाल रहा, किस बगीचा का जो सिंदूरिया आम था वह लाल लाल था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रानी बगीचा अर्थात रानी बगीचा का जो आम था वह सिंदूरिया आम जो कि लाल लाल था। अगला प्रश्न, मोके कुंजल काका कहाँ लेज तक रहे, जो मुझे यहाँ पे कवि कह रहा है मुझे कुंजल काका के द्वारा कहाँ ले जाया जाता था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बाजार, दूसरा है जतरा, तीसरा है गरू चराए अर्थात बैल और गाय बैल चराने और तीसरा है छगरी चराने अर्थात बकरी चराने। तो दोस्तों कुंजल काका जो है, कुंजल काका मुझे कहाँ ले जाते थे, जतरा ले जाते थे अर्थात मेला ले जाते थे अपने कंधे पे बैठा के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, रामधनु मेला कौन नदी तीरे लागैना, जो रामधनु का मेला है वह किस नदी के किनारे लगता था, आपको बताना है नदी का नाम। पहला ऑप्शन है कांस नदी, दूसरा है सोन रेखा अर्थात स्वर्ण रेखा, तीसरा है दामोदर और चौथा है सिंधु। तो दोस्तों जो रामधनु का मेला है वह कांस नदी के किनारे लगता था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कांस नदी। अगला प्रश्न 18वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, खोपे खोपा का कर धुंध उधियाए चलेला, खोपे खोपा किस चीज़ का धुंध जो है वह गुच्छा में उंधिया चलता है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बादल है, बादल को ही बदरी कहा रहा है, तो यहाँ पे बादल जो है वह खोपे खोपा अर्थात झुंड झुंड में इधर से उधर भाग चलता है, दौड़ चलता है, तो इसी के बारे में कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बदरी। अगला प्रश्न, सेमैर फूल कौन माह से फूलेना, सेमैर का जो फूल है, सेमल का फूल, वह किस महीना में फूलता है।
पहला ऑप्शन है माघ, दूसरा है फागुन, तीसरा ए और बी दुयो अर्थात माघ और फागुन दोनों में, और चौथा है बसंत ऋतु में। तो दोस्तों जो सेमल का फूल है वह माघ और फागुन दोनों महीनों में फूलता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 20वां नंबर का प्रश्न, बरंडो माने का होवेला। बरंडो का अर्थ बताना है दोस्तों। बरंडो का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो बरंडो हो, जो चक्रवात आता है अर्थात एक प्रकार का जो तूफान आता है, वह सराय के फूल को पूरी तरह से झकझोर देता है, पूरी तरह से झाड़ देता है। तो यह बरंडो का अर्थ जो है वह चक्रवात होता है, और चक्रवात एक प्रकार का तूफान होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, और यह इस कविता का आखिरी प्रश्न है, खोर माने का होवेला। खोर का अर्थ बताना है दोस्तों। गांव कर सब जगह को खोर कहा जाता है। गांव कर मुख्य जगह अर्थात गांव का प्रमुख जगह को खोर कहा जाता है। गांव कर बगीचा अर्थात गांव के बागीचा को खोर कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है गांव का मैदान अर्थात गांव के मैदान को खोर कहा जाता है। तो दोस्तों खोर मतलब गांव का जो प्रमुख स्थल होता है, प्रमुख जगह होता है, उसे ही खोर कहा जाता है। अर्थात जहाँ पे लोग बैठ के इकट्ठा हंसी मजाक खेल कूद करते हैं, उसी को खोर कहा जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का पूरी तरह से रिंग चिंगिया कविता का हिंदी अनुवाद एवं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अब दोस्तों आप लोगों बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक बनता है दोस्तों, और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप लोगों को हिंदी अनुवाद एवं कविता का हिंदी अनुवाद एवं MCQ चाहिए, और कहानी और लेख का भी अगर MCQ चाहिए PDF, तो आप लोग जो WhatsApp नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों अब हम लोग शाम में देखेंगे, शाम में एक वीडियो आप लोगों को देंगे जिसमें किस तरह से कवि और कविता याद रखा जाए उसका ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग चाह के भी कविता और कवि का नाम नहीं भूल पाइएगा। और एग्जाम में कविता और कवि से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा MSH क्लासेस का वादा है। आप लोग जब शाम में आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप लोग को खुद भी समझ में आ जाएगा कि एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा। अगर अभी तक आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कल से हम लोग लोकगीत का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यह जो है आपका स्कोरिंग टॉपिक है, इसी से स्कोर बन सकता है और यही आपका रिजल्ट तय करेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।